गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा और वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। अपने बोल्ड और बिंदास अंदाज के साथ सुर्खियां बटोरने वाली पूनम पांडे अब इस दुनिया में नहीं है। ये खबर सुबह उनके ऑफिशियल सोशल मीडिया पर आई और सबको हैरान कर गई। पूनम महज 32 साल की थी और उनका इस तरह से अचानक दुनिया से चले जाना हर किसी को हैरान कर रहा है। कोई समझ भी नहीं पा रहा है कि आखिर हुआ क्या है। वैसे जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक वो सर्विकल कैंसर से जूझ रही थी। जाहिर है कि इस कैंसर की रोकथाम के लिए वैक्सीन ड्राइव का जिक्र कल ही वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में भी किया था। क्या है ये कैंसर और क्यों इस कैंसर का जिक्र बार बार हो रहा है और क्या आम लोगों तक इस कैंसर के बारे में उतनी जागरूकता है जितनी होनी चाहिए, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस साल आपको बताएं कि हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। कैंसर कई तरह के होते हैं, लेकिन जो कैंसर महिलाओं के लिए सबसे बड़ा दर्द साबित हो रहा है वो है सर्विकल कैंसर। और यही वजह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल अपने अंतरिम बजट में इस कैंसर का जिक्र भी किया और साफ कहा कि 9 से 14 साल की लड़कियों को सर्विकल कैंसर का मुफ्त में टीका दिया जाएगा। जाहिर है कि यह फैसला कई मायनों में बहुत बड़ा फैसला है। तो हम आपको सुनवाते हैं कि कल अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने क्या ऐलान किया है। Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. तो वित्त मंत्री ने कल अपने बजट भाषण में ये बात कही, 9 से 14 साल की बच्चियों को सर्विकल कैंसर की मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ पूनम पांडे के साथ, 32 साल उम्र और इतनी सी उम्र में उनका चले जाना और वो भी इसी कैंसर की वजह से। एक रिपोर्ट देखिए, फिर इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ दिन पहले जिन पूनम पांडे की इंस्टा पोस्ट पर उनके फैंस लाइक और कमेंट कर रहे थे, उसी इंस्टा पर यह खबर आई कि पूनम पांडे अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। पूनम पांडे की उम्र महज 32 साल थी। कहा जा रहा है कि वो सर्विकल कैंसर से जूझ रही थी और उनकी पीआर टीम की माने तो गुरुवार को वो जिंदगी की जंग हार गईं। हालांकि इतनी कम उम्र में उनका गुजर जाना किसी के गले नहीं उतर रहा है। पूनम पांडे की मौत की खबर सबसे पहले उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की गई। इस पोस्ट में लिखा गया कि आज की सुबह हमारे लिए कठिन है। आपको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमने सर्विकल कैंसर के कारण अपनी प्यारी पूनम को खो दिया है। दुख की इस घड़ी में हम गोपनीयता का अनुरोध करेंगे, जबकि हम उसे हमारे द्वारा साझा की गई हर बात के लिए प्यार से याद करते हैं। पूनम पांडे की पीआर टीम की माने तो जिस वक्त पूनम की मौत हुई उस वक्त वो होम टाउन में थी। ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ये कैंसर है क्या और क्या इस कैंसर के बारे में अंतिम वक्त तक पता लगाना मुश्किल है। हाल के सालों में सर्विकल कैंसर वैश्विक स्तर पर महिलाओं में होने वाला तीसरा सबसे आम कैंसर साबित हुआ है। सर्विकल कैंसर सर्विक्स में होने वाला गंभीर प्रकार का कैंसर माना गया है। सर्विक्स गर्भाशय का सबसे निचला भाग होता है। सर्विकल कैंसर के ज्यादातर केस एचपीवी के संक्रमण की वजह से होते हैं। एचपीवी एक आम वायरस है जो फिजिकल रिलेशन के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। सर्विकल कैंसर तेजी से बढ़ती एक ऐसी समस्या है जिसे लेकर सरकार भी मिशन मोड पर है। यही वजह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार अंतरिम बजट में सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाने का बड़ा ऐलान किया है। इस मिशन के तहत 9 से 14 साल की लड़कियों का टीकाकरण कर उनके कैंसर के जोखिमों को कम किया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन। सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण, हमारी सरकार टीकाकरण को बढ़ावा देगी। लड़कियों को जो 9 से 14 वर्ष के उम्र में हैं के बीच हैं, ताकि सर्वाइकल कैंसर को रोका जा सके। सर्विकल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो तेजी से महिलाओं को अपनी चपेट में ले रही है। हर साल लाखों महिलाएं इस कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा रही हैं। बात अगर भारत की जाए तो एक साल में सर्विकल कैंसर के 1,24,000 के करीब मामले सामने आ चुके हैं। यही नहीं, इस कैंसर से होने वाली मृत्यु दर 9.1% है और ये कैंसर औरतों की मौत की दूसरी सबसे बड़ी वजह बन गया है।
ऐसे में जरूरी है कि इस कैंसर की ABCD को समझा जाए और इससे मुकाबले के लिए तैयार रहा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। सर्विकल कैंसर के खिलाफ सरकार ने मुहिम यूं ही नहीं छिड़ी और इसकी वजह है आंकड़े जो हैं वो बहुत ही गंभीर है। क्या है आंकड़े और जो इसकी गंभीरता को दिखा रहा है वो आपको बताते हैं। दरअसल सर्विकल कैंसर का सबसे ज्यादा खतरा 15 साल या फिर उससे बड़ी उम्र में होता है। एक साल में औसतन 1,23,000 महिलाएं इस कैंसर का शिकार हो रही हैं और मौत की बात अगर की जाए तो सर्विकल कैंसर से होने वाली मौत का आंकड़ा 77,300 से ज्यादा है और महिलाओं को होने वाले कैंसर में 29% के करीब कैंसर के मामले सर्विकल के होते हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस कैंसर को वक्त रहते पहचाना जा सकता है, इसकी जांच का तरीका क्या है और इसकी वैक्सीन किस उम्र में ज्यादा कारगर साबित होती है और क्या इस कैंसर को लेकर लोगों में जागरूकता है या फिर नहीं और उतनी जागरूकता है जितनी होनी चाहिए या फिर नहीं। ये तमाम सवालों के जवाब आज हम अपने खास मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे भी। डॉक्टर रेखा मिश्रा गायनेकोलॉजिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर अंशुमन कुमार डायरेक्टर धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल से हमारे साथ हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी सीनियर फिजिशियन हमारे साथ हैं और डॉक्टर गीतिका चोपड़ा डायटिशियन इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले डॉक्टर रेखा, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं तो अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कितनी महिलाओं में लगातार एक साल में औसतन ये बढ़ता जा रहा है, कितनी डेथ्स इसमें आ रही हैं, उस हिसाब से कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। सर्वाइकल कैंसर न सिर्फ लगातार बढ़ रहा है बल्कि हम इसको समय रहते रोक पाने के लिए भी असफल हैं। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगी मौजूदा सरकार को। अभी मैं देख रही थी ये हेल्थ का बजट, तो उसमें उन्होंने कई चीजों में काफी इजाफा किया और विभिन्न संस्थाएं इसको लेकर जागरूक हो रही हैं, कैंप लगा रही हैं। और बात इसमें ये भी है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब ये असर कर गया है। हम 9-10 साल की बच्चियों को बहुत छोटा समझते हैं पर वो एक्सपोज हो चुके होते हैं विभिन्न कारणों से। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी इसमें से एक है और बढ़ती उम्र की उत्सुकता भी है। और जब बच्चे एक्सपोज होते हैं और उनको अगर हमने वैक्सीनेशन नहीं दिया तो ये बहुत ही विकराल रूप धारण कर लेता है। इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, सर्विवैक एंड गार्डिनल, हम किसी को भी ले सकते हैं। और मैंने अभी हाल ही में 7 वाले स्कूल में इसका एक प्रोग्राम बनाया है और इस हफ्ते ही हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। डॉक्टर साहब लौटती हूँ आपके पास। डॉक्टर अंशुमन कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, देखिए क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और अगर हम इन आंकड़ों पर भी देखें तो ये यकीनन दिखाता है कि कितनी गंभीर है ये पूरी समस्या। अवेयरनेस की जहां तक बात है, हमने डॉक्टर साहब से ये बात जान ली, लेकिन बड़ी बात डॉक्टर साहब जो आपसे ये जानना चाहूंगी, किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं? सबसे पहली बात तो कौन सी वो स्टेज है जहां पर अलर्ट हो जाना चाहिए? नवजोत बिल्कुल सही फरमाया। देखो, सर्विकल कैंसर या फॉर दैट मैटर पूरे कैंसर की जागरूकता की भारी कमी है हिंदुस्तान में। और अभी भी अनफॉर्चुनेटली 60%, 100 में से 60 मरीज सर्विकल कैंसर के एडवांस स्टेज में आते हैं। एडवांस स्टेज से मेरा मतलब स्टेज 3, स्टेज 4, जिसको हम कह सकते हैं कि इसमें उम्र तो बढ़ा सकते हैं लेकिन जड़ से ठीक होने की गुंजाइश खत्म हो चुकी होती है। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? सर्विकल कैंसर को स्टेज 1 या सबसे खास बात सर्विकल कैंसर के प्री कैंसर स्टेज में हम पकड़ सकते हैं। ये संभव है और प्री कैंसर स्टेज में अगर पकड़ लेते हैं तो कैंसर में तब्दील होने से हम रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब एक चीज इसको जरा क्लियर कीजिए और बताइए, क्योंकि आज के शो को करने का मकसद यही है कि हम लोगों में जागरूकता बढ़ा सके। स्टेज 1 या प्री स्टेज कौन सी होती है, स्टेज 1 कौन सी होती, कैसे इसको पहचाना जा सकता है डॉक्टर साहब, और एज उसमें कौन सी होती है? बहुत अच्छा, बहुत वैज्ञानिक सवाल आपने पूछा है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सबने सुना हुआ है।
इसके इन्फेक्शन मतलब संक्रमण से ये कैंसर में तब्दील होता है। तो फॉर एग्जाम्पल आज किसी लड़की या महिला का संबंध स्थापित हुआ और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आ गया। आमतौर पे एक बार में नहीं आता, कई बार में आता है। उसमें 100 में से 60 लोगों में ये इम्यून सिस्टम उसको वॉश आउट कर देता है, खत्म कर देता है। 30 लोगों में वायरस बच गया और ये वायरस मल्टीप्लाई करके उसके सेल को चेंज करने लगता है, कोशिकाओं को बदलता है, सर्विक्स मतलब बच्चेदानी के मुंह को। और लगभग आज संक्रमण के 10 साल बाद इसमें प्री कैंसर स्टेज। अब प्री कैंसर स्टेज क्या हुआ? कोशिकाओं में बदलाव तो आ गया, लेकिन एक चादर, एक झिल्ली जैसी चीज होती है जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके अंदर नहीं गया। मतलब ये बिल्कुल सीमित दायरे में है। इसका खतरा अभी बच्चेदानी के मुंह के अलावा कहीं नहीं है। इसको हम कहते हैं प्री कैंसर स्टेज। तो संक्रमण के 10 साल का समय लगता है इसको बदलने में, और आप इस बीच पकड़ सकते हैं कि क्या यह तब्दील होने के रास्ते पे निकल चुका है, तो हम रोक लें। अब ये उस झिल्ली को क्रॉस कर गया, लेकिन बहुत छोटा सा ट्यूमर वहां पे है जिसमें क्षमता आ गई है कि बच्चेदानी से उठ के दूसरी जगह जा सकता है, लेकिन अभी तक गया नहीं है। स्टेज 1। स्टेज 2, उस जगह पे ट्यूमर बड़ा हो गया लेकिन अभी भी सीमित है और इसका इलाज संभव है। स्टेज 2 और 3, 4 एडवांस हो गया। 4 तो जिसको कह सकते हैं शरीर में हर जगह फैल चुका। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? प्री कैंसर या अर्ली स्टेज, मतलब स्टेज 1 में पकड़ लें और इसको क्योर कर सकते हैं, पूरी तरह क्यूरेबल। दूसरी बात प्रिवेंटेबल, मतलब रोकथाम संभव, और स्क्रीन के युग मतलब स्क्रीनिंग करके पकड़ सकते हैं। तीनों बातें सर्विकल कैंसर की बड़ी अच्छी है। इसमें बहुत सारे और सवाल भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से बायोप्सी नॉर्मली लोग कहते हैं, अगर हम कहें कि ये प्री स्टेज में है, डॉक्टर साहब इस पर आगे जानूंगी आपसे, तो उसमें किस तरह की प्रिकॉशंस की जरूरत है और क्या टेस्ट की जरूरत पड़ती है और किस किस टाइम पर वो टेस्ट कराने चाहिए, ये आपसे समझूंगी। लेकिन डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, कल वित्त मंत्री ने अपने बजट में स्पेसिफिकली सर्विकल कैंसर की वैक्सीन को लेकर ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमें इसको जड़ से मिटाना है। अब पहली बात जो डॉक्टर साहब ये आती है वो ये कि जो एज ग्रुप बताया गया है, आज से 12 साल की बच्चियों का एज ग्रुप बताया गया है, उस एज ग्रुप में कितनी रिकमेंडेशंस डॉक्टर्स की तरफ से जाती हैं, पहली बात। और दूसरी बात, अगर हम उस एज ग्रुप में बच्चियां या फिर वो एज ग्रुप क्रॉस कर चुकी हैं, तो क्या उसके बाद के लिए भी कोई मेडिसिन ऐसी है? डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। चलिए, डॉक्टर स्वाति हमारे साथ नहीं है। डॉक्टर अंशुमन, आप ही से मैं ये सवाल मैं चाहूंगी कि इसका जवाब आप रख दीजिए। जी देखिए, बजट में अनाउंस किया गया, बहुत अच्छी घोषणा है और मैं बिल्कुल तहे दिल से स्वागत करता हूं। उसका कारण ये कि पिछले 20 साल से मैं इस मुहिम को चला रहा हूं, कैंसर की जागरूकता और सर्विकल कैंसर स्पेशली। और जब वैक्सीन लॉन्च हुआ तब जो अफोर्डिंग लोग थे उनको मैं प्रेरित करता था कि वैक्सीन लगवाएं। अब इस वैक्सीन को 9 से 14 क्यों? आमतौर पे माना जाता है कि 9 से 14 साल मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने का, मतलब एस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन है वो सेक्रेट होगा और बच्चों में एक उत्सुकता जगेगी सेक्स के प्रति। तो सेक्सुअल कांटेक्ट से ही वायरस आता है। तो आप उसके पहले वैक्सीन दे दें, बॉडी का इम्यून सिस्टम एचपीवी के अगेंस्ट इम्यूनिटी बना लेगा और ये वायरस अटैक नहीं करेगा, मतलब डिस्पोज ऑफ, वॉश आउट हो जाएगा। लेकिन आपने पूछा 14 के बाद अगर नहीं लगाया किसी ने वैक्सीन तो हम कहते हैं कि सपोजिटली जब तक कांटेक्ट नहीं हुआ है बच्ची का, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, उसके पहले आप लगा दें। तो ये एज यूजुअली शादी से पहले, आप मान लीजिए टेक्निकली मैं कह रहा हूं, अपने संस्कृति को देखते हुए शादी से पहले वैक्सीन लग जाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, चलिए मैं लौट जी। चलिए, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त मैं डॉक्टर गीतिका को भी इंक्लूड करना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, डाइट कितना इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करती है? जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब ने बोला कि हमें क्या करना है, हमें डाइट में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर जो बच्चे हैं, आज का जो जनरेशन है, वो बहुत ज्यादा जंक फूड और वेस्टर्न फूड की तरफ बहुत ज्यादा उनका इंक्लिनेशन होता जा रहा है। उनका इंक्लिनेशन हो रहा है प्रोसेस्ड फूड्स की तरफ, पैक्ड फूड्स की तरफ, जिससे क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती जा रही है, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी लो होती जा रही है, बॉडी में फाइट करने की जो पावर है वो कम होती जा रही है। तो अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, गुड फूड खाएंगे, तो हमारी बॉडी इसको इजीली फाइट कर सकती है। तो इसीलिए डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि हमें वो डाइट इंक्लूड करनी चाहिए जो कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करे। डॉक्टर रेखा मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़ी है। डॉक्टर साहब, अब देखिए यहाँ पर सवाल तो बहुत सारे हैं। जहां तक अगर हम आज के केस की बात करें, पूनम पांडे की महज 32 साल की उम्र, ये कोई हम कह नहीं सकते कि बहुत ज्यादा उम्र थी, और 32 साल की उम्र में इस तरह से दुनिया से चले जाना ये हैरान करता है। जी,
तो देखिए, सभी की ये राय है कि समाज में अभी भी सेक्स की बात करना परिवारों में टैबू है, और इसका नतीजा ये होता है कि हम गलत इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। सही इंफॉर्मेशन शिक्षकों से, माता पिता से मिल सकती है, तो हम उनसे ये बात नहीं कह पाते, क्योंकि शुरू में ही यदि कोई इस तरह के लक्षण है कि लड़कियों का संपर्क यदि पुरुष मित्रों से है, तो उसमें हम उनको प्रिकॉशनरी तौर पे कई तरह की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि जब ये सच एक भयानक सच बन के सामने आता है तो परिवार, समाज सभी शॉक्ड रह जाते हैं। इसमें समय रहते वैक्सीनेशन के अलावा अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, परिवार में किसी को भी ये कैंसर है, तब हमें बहुत सावधानी की जरूरत है और वैक्सीनेशन की जरूरत है। बिल्कुल। मल्टीपल पार्टनर से बचना चाहिए हमें। हाइजीन का रोल है, न्यूट्रिशन का रोल है। जी चलिए, मैं इसी पर जवाब लूंगी अभी कि हेरिडिटरी अगर किसी ना किसी को परिवार में कोई इस तरह का इशू है तो क्या करना चाहिए डॉक्टर अंशुमन आपसे। लेकिन उससे पहले जरा डॉक्टर स्वाति महेश्वरी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर साहब, हम बात यही कर रहे थे कि जिस तरीके से एक एज ग्रुप है कि उस एज ग्रुप में अगर वैक्सीनेशन आप दे दें तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं भी दें, उसका जवाब हमें डॉक्टर साहब ने दे दिया। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक जनरल फिजिशियन होने के नाते किस तरीके से आप अपने पेशेंट्स को गाइड करते हो। और अब तो खुद सरकार इसको लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम आंकड़ों की तरफ देखें जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मामला वाकई बहुत ज्यादा गंभीर है, अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर स्वाति। बिल्कुल, देखिए सबसे अच्छी बात हमें समझने की ये है कि ये एक ऐसा कैंसर है जिसके लिए हमारे पास वैक्सीन है। अगर हम और कैंसर्स की बात करें, केवल एक हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एक और हमारे पास ऐसी होती है जिससे हम लिवर कैंसर से आगे चलकर बच सकते हैं। लेकिन यही एक ऐसा कैंसर है जिसके लिए वैक्सीन है, और समय से ये वैक्सीन लगाने से हम लगभग 95% तक जो है कैंसर होने से रोकथाम कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। और हमारी जो छोटी बच्चियां हैं, यानी कि 9 साल से जो 11-12 साल तक के बच्चे हैं, उनमें हम जब ये वैक्सीन लगाते हैं तो आगे जीवन में कैंसर होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी विज्ञान की देन है, मनुष्य की उपलब्धि है कि ये वैक्सीन हमारे पास है, और इसलिए हमें इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना चाहिए। वहीं अगर अब आप देखें तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत में भी इस वैक्सीन को पिछले साल लॉन्च कर चुका है। तो ये वैक्सीन भारत में भी उपलब्ध है, और अब जिस तरह से आपने देखा भी कि निर्मला सीतारमण जी ने इसके ऊपर सीधा प्रहार कराया बीमारी के ऊपर कि इसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाएं, सरकार भी सजग है कि ये वैक्सीन लोगों तक पहुंचाई जाए। तो हमें भी ये सबको मिलकर के ये प्रयास करने की जरूरत है। साथ ही स्कूल में इसके बारे में इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्कूल में देखिए आजकल सेक्स एजुकेशन शुरू हो चुकी है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाता है। तो वही ये वैक्सीन के बारे में भी हमें जो है बच्चों को बताना चाहिए, उनको आगाह करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि किस तरह से अगर आपके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं तो आगे चलकर आपको कैंसर होने की संभावना रहेगी, क्या लक्षण इसके रहते हैं, ताकि बच्चों को पता हो। जो हमारी यंग गर्ल्स होती है, एडोलेसेंट गर्ल्स होती है, उनको भी ये पता हो कि क्या लक्षण इसके रहते हैं। और साथ ही इसकी जो हम स्क्रीनिंग करते हैं वो 21 साल से उम्र की जो हमारी महिलाएं हैं उनको इसकी रेगुलर स्क्रीनिंग करनी चाहिए। इसके बारे में भी जागरूकता नहीं है, तो ये चीजों के बारे में जागरूकता फैलाना ज्यादा जरूरी होगा। बिल्कुल डॉक्टर अंशुमन, यहीं से स्वाति जी की बात को भी कभी जवाब रखिए, स्क्रीनिंग कब कब पहली बात जरूरी होती है, और दूसरी बात कि अगर परिवार में किसी कोई इस तरह से पीड़ित है या फिर किसी को इससे रिलेटेड कोई इशू है, तब जो कितना ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। जी, डॉक्टर स्वाति ने बहुत सही कहा। स्कूल वाली बात से मैं ऐड कर देता हूं, एक तो वैक्सीनेशन की जागरूकता, और दूसरे मेंस्ट्रुअल हाइजीन, प्राइवेट पार्ट हाइजीन। नॉर्मली हर बच्ची मेंस्ट्रुएशन के बाद पैड या टैम्पॉन का इस्तेमाल करेगी। कैसे इस्तेमाल करना है, उसमें सफाई का कैसे ध्यान देना है, क्योंकि वही एक साधन बनता है जिससे ट्रांसमिट होता है। तीसरी बात, तौलिए, कॉमन टॉवेल, कॉमन चीजों का इस्तेमाल घर में जो होता है, इसको बच्चियों से अवॉइड करें, बच्चों से अवॉइड करें। फिनाइल कैंसर उससे होता है। अब चलिए स्क्रीनिंग की बात। आमतौर पे हम कहते हैं संक्रमण होने की जब संभावना है तो प्रैक्टिकली आप रख लें शादी के 10 साल बाद से स्क्रीनिंग चालू कर दें इसकी। तो ये हमारा क्राइटेरिया होता है।
और अगर कोई लक्षण हो, जैसे डॉक्टर साहब इंटरमेस्टुरेबिलिटी। एक चीज आपको रोक रही हूँ बीच में, आपने कहा कि 10 साल बाद, लेकिन इसमें एक चीज और इंक्लूड करके जरा हमें एक्सप्लेन कीजिए, उसमें क्या आपके कोई आगे इश्यूज हैं या नहीं है, ये मैटर करता है या नहीं मैटर करता? सेक्सुअल कांटेक्ट सबसे ज्यादा मैटर करता है। नंबर ऑफ इश्यूज ये डिफाइन करता है कि सेक्सुअल कांटेक्ट ज्यादा होंगे, तो नंबर ऑफ इश्यूज जितना ज्यादा होगा इसका चांस उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन मेन मैटर करता है सेक्सुअल कांटेक्ट फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ पार्टनर्स उनके, और उनके पार्टनर कितने हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन की नंबर ऑफ इशू डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। तो ये आपने स्क्रीनिंग करी, और अगर कोई लक्षण हो तो 10 साल का वेट नहीं करना है, पहले उसको स्क्रीन करना। सिंपल टेस्ट, पेप स्मीयर टेस्ट और HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का DNA टेस्ट, बहुत बेसिक टेस्ट है। ये आपको पकड़ के बता सकता है कि इसमें तब्दीली चालू हो गई है, आगे जाके प्री कैंसर या कैंसर बनेगा, तो इसकी संभावना हम पकड़ सकते हैं। ये हो गया। और एक सवाल और आपने पूछा था, ये टेस्ट एनुअली वंस इन अ ईयर होना चाहिए या वंस इन 6 मंथ्स की बात आप कर रहे हैं? नहीं, ऑन इन ईयर। लेकिन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस DNA अगर नेगेटिव है 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, तो हम इसको 3 साल पे एक बार कर सकते हैं। पैप टेस्ट ईयरली करना है, ये इसका क्राइटेरिया है। तो हाँ, फिर आपने पूछा था फैमिली में अगर है। फैमिली में देखिए, सर्वाइकल कैंसर जेनेटिक, जिसको जीन से हम कहते हैं कि माँ को, मौसी को है और बच्चों को हो जाए, इसका चांस सिर्फ 5 से 10% है। बाकी सारे कैंसर स्पोरेडिक हैं। स्पोरेडिक का मतलब कि उसी व्यक्ति में संक्रमण के बाद ये कैंसर होगा। तो आप सोच सकती हैं कि कभी कभी ऐसा होता है, परिवार में हुआ और बच्चियों को हुआ, उसमें हम मानते हैं कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कॉमन तौलिया इस्तेमाल करते हैं, टॉयलेट का मग्गा, टॉयलेट का जेट, शार, ये सब कॉमन है, या पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं, इन फैमिली में क्लस्टर ऑफ कैंसर मिलेगा, लेकिन वो जेनेटिक नहीं होगा, उसको स्पोरेडिक कैंसर कहते हैं। और 5 से 10% जेनेटिक होगा, वो अलग है, उसमें बहुत अर्ली एज में हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये सारी चीजें जिस हम मेडिसिन की या फिर जिस इंजेक्शन की हम बात कर रहे हैं, वो हम कह रहे हैं वो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप, जैसे बताया कि 8 से 14 साल की लड़कियां, या फिर जैसा आपने बताया कि शादी से पहले, जो हम अपनी संस्कृति के हिसाब से कहते हैं कि उससे पहले अगर लग जाए तो बेटर है। लेकिन उसके बाद भी क्या कोई प्रिकॉशन होती है या फिर किसी तरह की कोई वैक्सीन है उपलब्ध? उसके बाद कोई मेडिसिन नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। अगर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टर गीतिका बेहतर ये करेंगे कि आप डाइट से कैसे, अपने न्यूट्रिशन से इसको इंप्रूव करके रखें इम्यून सिस्टम को, ताकि उसको वॉश आउट कर दे। जैसे आप कोविड में देखते थे, किसी को कोरोना संक्रमण हुआ और उसको कुछ भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा, इम्यूनिटी अच्छी थी। सेम सर्वाइकल कैंसर के लिए एप्लीकेबल है। इतना ही है, लेकिन उनके लिए इससे ज्यादा जरूरत है प्राइवेट पार्ट हाइजीन, बहुत क्लीनिंग अगर आप रखेंगे तो ये वॉश आउट होगा। और दूसरा, नो स्मोकिंग, स्मोकिंग इंक्रीज करता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कोलोनाइजेशन को। और तीसरी बात, स्क्रीनिंग। ये 3 रिकमेंडेशन है। अगर आपकी शादी हो चुकी और ये एरिया एज ग्रुप निकल चुका जब आप वैक्सीन लगा सकते थे, तो आप इन 3 चीजों पे ध्यान दें। 3 चीजों पे चलिए, बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट, हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसी के साथ साथ डॉक्टर गीतिका चोपड़ा, हाइजीन के साथ साथ जिसको हम इंटरनल हाइजीन भी कहते हैं, यानी कि वो खाना हम खाएं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, और उस इंटरनल हाइजीन को स्ट्रांग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इंटरनल हाइजीन को स्ट्रांग करने के लिए टर्म कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम उसको कर सकते हैं। उस केस में आजकल की जो यंग जनरेशन है, उनको आदत है रात को लेट सोने की, सुबह लेट उठने की, तो वो रात को मंचिंग करते हैं, बहुत ज्यादा उनको मंच करने की आदत है। सो वी नीड टू स्टॉप दैट। इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए, अपनी बॉडी को, अपने ऑर्गन्स को रेस्ट दीजिए। जो हमारे कैंसर सेल्स होते हैं वो फीड करते हैं आपके फैट सेल्स पे। डॉक्टर साहब, तो जो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कर रही हैं, अगर आप यही बताएंगी तो लोग सच में एक टाइम खाना खाना शुरू कर देंगे। इसको, ये इसी तरीके से एक ट्रेंड चल रहा है, तो मैं कहूंगी कि इसको भी आप स्पेसिफाई कीजिए कि टाइमिंग्स क्या होने चाहिए, फूड हैबिट्स किस तरह की होनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जैसे हम रात को 8 बजे तक खाना खा लें, 7 या 8 बजे तक, और सुबह बेशक हम 10 बजे खाना खाएं, तो हम 13 या 14 घंटे का जो विंडो है वो रखें कि हम इतने दिन नहीं खाना खाएं। बस हमें इतना ध्यान रखना है। और बाकी हम दिन भर में हमें खूब सारा पानी पीना चाहिए। जैसे जो जनरेशन, जो लोग हैं आजकल, वो पानी पीना भूल रहे हैं। हमें पानी पीना चाहिए खूब सारा, जिसके अंदर हम नारियल पानी, छाछ, वेजिटेबल सूप्स को ऐड कर सकते हैं। आप स्मूदीज को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। जैसे आप ओट्स की स्मूदी ले सकते हैं, एप्पल की स्मूदी ले सकते हैं, आप पालक, बनाना, नारियल पानी, उसकी स्मूदी बना सकते हैं, मौसमी, पालक, कोकोनट वाटर, उसकी स्मूदी बना सकते हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि आजकल लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत भागम दौड़ वाला हो गया है, तो स्मूदी कैन बी अ कंप्लीट डाइट। वेजिटेबल्स ले सकते हैं खूब सारी सब्जियां डाल के। अपनी प्लेट को हमेशा हमें कलरफुल रखना है, खूब सारा फ्रूट्स, खूब सारा वेजिटेबल्स रखना है डाइट के अंदर। आप खजूर के लड्डू बना सकते हैं जिसके अंदर खजूर, मिक्स सीड्स होंगे, आलमंड्स, वॉलनट्स, मखानास, इनका कॉम्बिनेशन आप लड्डू खाइए रोज एक, आपकी इम्यूनिटी जरूर बिल्टअप होगी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आजकल हो रही है वो हो रही है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की। बिल्कुल। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें सोना है साउंड स्लीप 8 घंटे की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें वॉक करने जाना है या योगा करिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अपना हफ्ते में 4 या 5 बारी 1 घंटे का वर्कआउट, वॉक, योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये करिए। प्रोसेस्ड और जंक फूड की बजाय एक रिक्वेस्ट है, प्लीज घर का खाना खाइए, साफ खाना खाइए। बिल्कुल। अगर आप और सबसे बड़ी बात आपने बहुत अच्छी कही कि खाने की आपकी प्लेट बहुत कलरफुल होनी चाहिए। डॉक्टर साहब लौटती हूँ आपके पास, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अर्ली एज में क्या इस तरह के कोई सिम्टम्स पता चल सकते हैं, या फिर बच्चों में या बच्चियां अगर कोई आती हों, जैसे बहुत बार हमने देखा, हालांकि ये कहा जाता है कि पब्लिक टॉयलेट यूज करने की वजह से यूटीआई इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं, ऐसे अगर फ्रिक्वेंटली बहुत ज्यादा बच्चियों में हो रहा है, 8 साल से कम बच्ची है या 8 से 12 साल की बच्ची के बीच में है, तो क्या ये भी एक बड़ा कारण इसका हो सकता है, रिस्क फैक्टर जिसको हम कहें कि बढ़ सकता है? जी देखिए, लक्षण जानना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले मैं दर्शकों को एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि हम जो सर्विकल कैंसर की बात कर रहे हैं, ये कहीं भी सर्विकल पेन, जो लोगों को ज्यादातर पता होता है कि सर्वाइकल पेन हो रहा है या गर्दन में दर्द है, ये वो कैंसर नहीं है। ये कैंसर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो महिला में गर्भाशय होता है या बच्चेदानी जिसे बोलते हैं, उसका जो बिल्कुल निचला हिस्सा होता है, उसमें कैंसर जिस होता है उसे हम सर्विकल कैंसर बोलते हैं। तो ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, देखिए लक्षण, अगर बच्चियां जो हैं उनको मासिक जो होता है वो बीच बीच में भी होने लग जाए, या संभोग करते वक्त जो है बहुत ज्यादा दर्द हो कमर के अंदर या गुप्तांगों में, या ज्यादातर जो हम कई बार ये भी देखते हैं कि कुछ लोगों में मीनोपॉज हो चुका होता है, उन लोगों में अगर बाद में ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाए, या जो बच्चियों की हम बात कर रहे थे उनमें अगर नीचे से सफेद गंदा पानी जो है जिसमें कि काफी एक बदबू सी आती है, वो अगर आने लग जाए या खून भी उसमें दिखने लग जाए, तो ये शुरुआती लक्षण है जब आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास या डॉक्टर के पास या जो भी आपके स्वास्थ्य कर्मी आसपास फीमेल्स होती हैं उनके पास जाकर के आपको उसके बारे में जानकारी लेनी है, उनको बताना है, ताकि आगे जो है टेस्ट हो सके, और अगर कोई इन्फेक्शन है या कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये तकलीफ हो रही है तो उसका भी इलाज समय से हो सके। देखिए, ये समझना जरूरी है कि जो एचपीवी वायरस है, ये जो लोग संभोग करते हैं उनमें से लगभग 80% लोगों में ये वायरस होता है, और बॉडी का जब डिफेंस सिस्टम अच्छा होता है, इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, तो वो इस वायरस को क्लियर कर देता है। लेकिन कुछ लोगों में ये वायरस लंबे समय तक रहता है, अगर हम समय से ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं, अगर हम हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे हैं, अगर इम्यूनिटी हमारी अच्छी नहीं है या स्मोकिंग बहुत कर रहे हैं, तो ये वायरस जो है धीरे धीरे पनपता रहता है और फिर ये कैंसर का रूप लेकर के सामने आता है। साथ ही पुरुषों में भी ये वायरस कैंसर करता है। तो अगर पुरुषों में भी गुप्तांगों में, गुदा में, मुंह में, गर्दन में ये कैंसर कर सकता है। इसलिए दोनों ही वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी, दोनों के लिए ही संभोग करते वक्त इन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। बाद में अगर कोई ऐसे लक्षण उभर कर आ रहे हैं जिसमें कि आपको गुप्तांगों में दिक्कत हो रही है या इन्फेक्शन लग रहा है या जेनाइटल वॉर्ड्स इसकी वजह से हो जाते हैं, वो अगर चीजें दिख रही हैं तो उन्हें हमें नजरअंदाज नहीं करना है, हमें डॉक्टर के पास जाकर के उनका इलाज कराना है, जांच करानी है। ये चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर रेखा मिश्रा, कुछ सिम्टम्स जो कि इस वक्त डॉक्टर महेश्वरी ने भी बताए हैं, इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि बहुत चांसेस ऐसे भी होते हैं कि आपको सिम्टम्स ना दिखें या फिर आप पहचान ना पाएं, वो स्टेज कौन सी होती है? जी, जैसा कि अभी बताया गया कि एक तो कई बार जो महिलाएं शिकायत लेके आती हैं सफेद पानी की, तो इस बारे में कई तरह की भ्रांतियां हैं। अक्सर तो ये, अगर आप हर तरह से स्वस्थ हैं और व्हाइट डिस्चार्ज की शिकायत है तो कुछ दिनों तक वो नॉर्मल होता है, पर अगर उसके साथ साथ जलन है, खुजली है, दर्द है और इसी तरह की बुखार रहता है, तब हमें तुरंत चेकअप और स्क्रीनिंग
और जैसे कि पैप स्मीयर कहा गया तो वो करवा लेना चाहिए। और देखिए, कमर दर्द के कई कारण होते हैं, तो ऐसे में गायनेकोलॉजिस्ट से चर्चा करके अपना समुचित इलाज करवाना ठीक है। और जरूरी नहीं है कि अगर बदबूदार पानी है तो वो कुछ और भी इन्फेक्शन हो सकता है। और नॉर्मल सफेद पानी और बीमारी में अंतर जानना बहुत आवश्यक है। जैसे कि शरीर से पसीना, आंख से आंसू एक नॉर्मल है, उसी तरह से सफेद पानी भी प्रोटेक्शन का ही एक जरिया है, पर साथ में अन्य शिकायतें, इस पर ध्यान देने की जरूरत। बिल्कुल डॉक्टर अंशुमन, एक चीज और क्लियर कीजिए। पहली बात तो हम वायरस का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, वायरस की बात कर रहे हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि नॉर्मली पीरियड्स के टाइम पर मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। क्या इसका भी हमारे, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की तब बात कही जाती है, क्या ये भी एक लक्षण के तौर पर होता है इसमें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से सेलुलर चेंज, मतलब कोशिकाओं में बदलाव आ रहा है। हार्मोन एक, आप कह सकते हैं, न्यूरो ह्यूमरल चेंज होता है जो आपके मन मस्तिष्क से लेके शरीर के हर अंग को असर करता है। इसका सर्विकल कैंसर से कोई लेना देना है, दूसरे कैंसर से ओब्वियसली है, एंडोमेट्रियम है, ओवेरियन कैंसर है, उससे हार्मोन का उतार चढ़ाव जरूर मतलब रखता है। जी, अब अगला सवाल डॉक्टर साहब आपसे मेरा ये है कि कल वित्त मंत्री ने इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। देखिए, अंतरिम बजट था, बहुत ज्यादा बदलाव हमें देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन अगर जो चीजें इंपॉर्टेंट थी उनका जरूर जिक्र किया गया है। स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं तो सर्विकल कैंसर की वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से वित्त मंत्री ने फोकस किया है, सरकार पूरी तरह से गंभीर है कि कैंसर को समाज से पूरी तरह से जड़ से मिटाना है। किस तरीके की मुहिम की आपको लगता है कि जरूरत है इस वक्त? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, आमतौर पे डॉक्टर डेविल एडवोकेट होता है, हर समय कमियां ढूंढता है, लेकिन कुछ नीति हमें जरूर अच्छी लगती है, जिसमें कल की ये नीति, इनका डिसीजन रहा सर्विकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करने का। इसको कैंसर इकोनॉमिक्स से एक चीज मैं समझाता हूं कि अगर अनअटेंडेड लड़कियों बच्चियों को छोड़ दिया जाए ना वैक्सीन दिए हुए, सर्विकल कैंसर के जितने केसेज होंगे उससे लॉस ऑफ लाइफ और लॉस ऑफ रेवेन्यू, मतलब पैसे कितने खर्च होंगे उनके इलाज में, ये कई गुना ज्यादा होगा जितना खर्च आप सर्विकल कैंसर वैक्सीन देके अगर कर सकते हैं, इसको बचा सकते हैं। तो ये अच्छा बजट है, इसको मैं कहूंगा फाइनेंशियल बर्डन कम करना है कंट्री का, एक बात। दूसरी बात, अगर इसमें स्कूल में जो मैंने कहा प्राइवेट पार्ट हाइजीन, मेंस्ट्रुअल एटिकेट, दोनों को, लड़कों को लड़कियों को, कई बार होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टाइप का ये जो चलता है, मैं कहता हूं बेटों को समझाओ, क्योंकि लड़के ही मैक्सिमम एचपीवी लेके आते हैं और जब सेक्सुअल कांटेक्ट लड़कियों से होता है तो ट्रांसमिट करते हैं। तो लड़कों को वैक्सीन देना चाहिए। अगर नेक्स्ट बजट में ये करें कि लड़कों के लिए भी एचपीवी वैक्सीनेशन कर दें। डॉक्टर स्वाति ने बताया कई कैंसर हैं जो पुरुषों में होते हैं एचपीवी के कारण, तो और लड़कियां भी बच जाएगी, दोनों को वैक्सीनेट करें। घर में जागरूकता की बहुत जरूरत है और सरकार के लेवल पे जरूरत है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पीएचसी, दूर दराज गांवों में इसकी स्क्रीनिंग चालू करा दें। बहुत बेसिक स्क्रीनिंग है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से टेक्नोलॉजी इन कर रही है हमारे मेडिकल में, स्लाइड लेके आप मास स्क्रीनिंग 1000-2000 लोगों की स्क्रीनिंग पर डे कर सकते हैं, ये संभव है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने कही है। देखिए, आज हम सर्विकल कैंसर पर बातचीत कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं हम इसी बात का, क्योंकि कल वित्त मंत्री ने इसको लेकर बहुत ज्यादा फोकस किया कि किस तरीके से वैक्सीन, पहली बात तो वैक्सीन फ्री का जिक्र किया गया 8 से 14 साल की बच्चियों में ये वैक्सीन जरूर लगनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इस वक्त आप गुड न्यूज टुडे पर देख रहे हैं, देश के जाने माने डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल यहां पर मौजूद है, चाहे वो डाइटिशियन हो, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट हो, चाहे वो जनरल फिजिशियन हो। हम सबसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, कि करके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट डॉक्टर्स के पास कैसे कैसे अनुभव अभी तक आए हैं, और वो अपने अनुभवों के आधार पर कैसे हमें और गुड न्यूज टुडे के माध्यम से जागरूकता फैला सकते हैं कि आप अवेयर हो जाइए। और साथ ही साथ डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाम डॉक्टर्स इस बात पर तवज्जो दे रहे हैं कि हमारा हाइजीन बहुत जरूरी होना चाहिए, लेकिन जब हम इंटरनल हाइजीन की बात करते हैं तो वो होता है डाइट कितनी बड़ी रोल प्ले कर सकती है, उस पर भी हम अपने पैनलिस्ट से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर स्वाति, मैं आपके पास आना चाहूंगी। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से, डॉक्टर अंशुमन ने बताया कि किस तरीके से स्क्रीनिंग की जरूरत है। अब देखिए, हम और आप यहाँ पर बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बड़े शहर हैं, सिटीज हैं, वहां पर बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं,
हेल्थ फैसिलिटी, बहुत हर तरह की हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन दूर दराज के ऐसे गांव हैं जहां पर शायद लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं, उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब इससे पहले आपने समझाया सर्वाइकल और सर्विकल, अगर हम बात करें तो लोग, आप सर्वाइकल कैंसर के बारे में ही लोग चर्चा करते रहते हैं, उनको यही लगता है कि गर्दन के आसपास कहीं कोई इश्यू होगा, वेयर एज इट इज सर्विक्स में होता है। तो यानी ये डिफरेंस तक लोगों को जहां पे नहीं पता है, वहां पर किस तरीके से अवेयरनेस की जरूरत है और कैसे लाई जा सकती है वो? बिल्कुल, देखिए मैं तो बोलूंगी शायद शहरों में भी इसके बारे में इतनी ज्यादा जागरूकता नहीं है। अगर मैं सच बोलूं तो बहुत कम माएँ हैं या बहुत कम परिवार ऐसे हैं जिनको पता है कि अगर हमारे घर में लड़कियां हैं तो हमको ये वैक्सीन लगवाने की जरूरत है। लेकिन डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि एक सेक्स इतना बड़ा टैबू है, जैसे अभी डॉक्टर रेखा भी बोल रही थी कि इसके बारे में बात करना ही इतना मुश्किल हो जाता है। इसके बारे में अगर आप कहीं भी चर्चा करने की कोशिश करें तो लोग इसको गलत डायरेक्शन में ले जाना शुरू करते हैं। इसलिए इसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा बात करने की जरूरत है। मेडिकल जो इसके से जुड़े हुए जो पहलू हैं उनको लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है कि किस तरह से साफ सफाई की जरूरत है, किस तरह से शुरुआती लक्षणों को पहचानने की जरूरत है, क्या रोकथाम के लिए आप कर सकते हैं, पहले से कर सकते हैं ताकि आप इन बीमारियों से बचे रहे। तो ये सब जानकारियां हमें लोगों तक पहुंचानी होंगी। देखिए कॉन्डोम के बारे में भी लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं होती है। एक तरह से ये कैंसर की रोकथाम ज्यादा नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी उसका इस्तेमाल संभोग के द्वारा होना चाहिए, ये इसके बारे में भी जानकारी लोगों को नहीं है। तो इसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा पीएचसी के लेवल पे, गांव के लेवल पर ये जानकारियां लोगों तक लेकर के जानी होंगी, क्योंकि भारत में अगर हम देखें तो 1/3 जो हमारी महिलाएं हैं वो अगर इसी कैंसर से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, तो तीसरे नंबर पर ये कैंसर भारत में है और प्रिवेंटेबल है, यानी कि इससे हम बच सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हमें इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलानी है। और दूसरा, केवल 9 से 11-12 साल तक की उम्र की लड़कियां नहीं, 15 से 26 साल की जो उम्र की लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो भी ये वैक्सीन लगवा सकती है। उनको 3 डोज लगती है, जबकि 9 से 14 साल तक के जो बच्चियां हैं उनको 2 डोज लगती है। और इसकी जो अपर एज लिमिट है वो 45 साल तक है। तो यानी कि वैक्सीन अगर आपने शुरू में नहीं लगवाई है तो भी कुछ ना कुछ रोकथाम करने के लिए आप बाद में लगवा सकते हैं। लेकिन अगर एचपीवी इन्फेक्शन हो चुका है तो उसके बाद वैक्सीन ज्यादा कारगर नहीं होती है। इसीलिए जल्द से जल्द इस वैक्सीन को लगाने की कवायद है कि संभोग की जो एज है उससे पहले ही अगर हम इस वैक्सीन को लगा दें तो ये सबसे ज्यादा कारगर होती है। बिल्कुल, और तो हमें इस वैक्सीन के बारे में जानकारी फैलाने की जरूरत है। जानकारी की जरूरत है, और हमेशा ऐसा ही होता है कि ये जानकारी अक्सर तमाम जो गायनकोलॉजिस्ट हैं या फिर आप जैसे जो डॉक्टर्स हैं जिनके पास सभी लोग जाते हैं, चाहे वो पीडियाट्रिशियन हो अर्ली एज में, वो जरूर इस बात को लेकर जागरूकता भी फैला सकते हैं और लोगों को ये बता भी सकते हैं कि वैक्सीन क्यों और किस तरीके से जरूरी है। लेकिन डॉक्टर रेखा, आप सभी लोग ये बात तो कह रहे हैं कि ये कैंसर ऐसा है जो समय पर अगर पता चल जाए तो ये क्योर हो सकता है। अगर हम अर्ली एज की बात करें, अर्ली स्टेज की बात करें, तो उस अगर कोई भी महिला उस अर्ली स्टेज में आ चुकी है तो किस तरीके से आगे अपना ख्याल रख सकती है, क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है वहां पर? अक्सर ये पाया गया है कि ये कैंसर उन महिलाओं में ज्यादा मिलता है जिनकी कम उम्र में शादी है, जिनकी प्रेगनेंसी जल्दी जल्दी हुई है, या जिनकी डिलीवरी कई बार हुई है, या जो शरीर से कमजोर हैं, या जिनका खान पान ठीक नहीं है। तो कुल मिला के प्रिवेंशन के लिए हमने इन सारी चीजों पर ध्यान रखा जाना चाहिए। और स्क्रीनिंग का बहुत बड़ा रोल है इसमें। ये भी पता लग जाएगा कि आप स्वस्थ हैं, आपकी गर्भाशय स्वस्थ है या नहीं, और अगर शुरुआत है तो उसको क्योर करने की दिशा में कदम उठाए जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। एक वक्त की कमी, डॉक्टर अंशुमन, क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है अगर हम स्टेज 1 या फिर हम कहें कि हमें पता चल चुका है कि हम उस क्रिटिकल एरिया में हैं? देखिए, प्री कैंसर अगर है तो उसका ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल है, लेजर से उस एरिया को हटा दें। लेजर से मतलब मेजर सर्जरी करने की जरूरत नहीं है, कैंसर वहीं बनना बंद हो जाएगा। और स्टेज 1 है तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है कि ट्रीटमेंट करा लीजिए। गुमराह मत होइएगा गौमूत्र और गोबर के चक्कर में, ये भारत में बहुत ज्यादा है, ये अलग एक बीमारी है। तो आप उसका इलाज कराइए। सर्विकल कैंसर बिल्कुल क्यूरेबल कैंसर है अगर स्टेज 1 में है, इग्नोर ना करें। ठीक है डॉक्टर गीतिका चोपड़ा, आखिरी सवाल मैं एक आपसे जानना चाहूंगी। अब यहां पर डाइट की बारी आती है।
अगर कोई कैंसर स्टेज में है तो उसके लिए डाइट क्या होनी चाहिए? क्या आप उसको भी फास्टिंग का रिकमेंड करेंगी? फास्टिंग हम रेकमेंड करेंगे जब हमें कैंसर नहीं है। अब कैंसर के टाइम पे क्या होता है, या हमारी जब कीमोथेरेपी चल रही होती है या हम इससे सफर कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा डाइट का ध्यान रखना है। हम जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएंगे उनको गुनगुने पानी में और नमक में अच्छी तरह से वॉश करेंगे। जो भी आप फल लेंगे या सब्जी लेंगे उसका आपने जो छिलका उतारना है वो मोटा मोटा उतारना है और पतला छिलका नहीं उतारना। सपोज आप एप्पल ले रहे हैं तो आपको उसका मोटा छिलका उतार के लेना है। सपोज आप खीरा ले रहे हैं तो उसका मोटा छिलका उतार के लीजिए। अपनी डाइट में सूप, सारा वेजिटेबल सूप को इंक्लूड करिए। जैसे कि मैंने बोला था, बहुत ज्यादा लिक्विड इंक्लूड करिए। नारियल पानी आपको ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करना है। हीमोग्लोबिन इस टाइम पे काफी कम हो जाता है, तो अनार का सेवन जो है बहुत ज्यादा करिए। अपनी प्लेट को काफी कलरफुल लगाइए। और जैसे कि मैंने बोला, कंप्लीट डाइट और शॉर्ट एंड फ्रीक्वेंट मील्स। इडली, रागी का डोसा, क्योंकि वो काफी कैल्शियम और आयरन रिच होता है, इसको ऐड करिए। मूंग दाल का चीला ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। प्रोटीन्स को ऐड कर दीजिए। टोफू बहुत अच्छा सोर्स है। पनीर, अंडे खाइए, चिकन खाइए, फिश खाइए, ग्रिल्ड फिश। अगर आप ज्यादा न्यूट्रिशियस डाइट की बहुत ज्यादा तब जरूरत है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, हालांकि इस पर चर्चा होनी चाहिए और लगातार हमारी भी कोशिश यही रहेगी गुड न्यूज टुडे की कि हम कम से कम लोगों को अपने माध्यम से अवेयर कर सके, सचेत कर सके कि क्या कुछ करना है, क्या नहीं करना। आप तमाम खास मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।